मेरे दिल की तरह आज शाम भी बहुत उदास थी। मेरे पति आलोक का कनाडा का वीज़ा लगकर आ गया था और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आलोक के बगैर अब मैं कैसे रहूँगी। मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। मेरे पति आलोक के 3 भाई और एक बहन थी। बहन अभी तक कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। आलोक के 2 भाई आलोक से बड़े थे, दोनों की शादियां हो चुकी थीं और उनके बच्चे थे। एक देवर था जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। घर में हमेशा शोर शराबा रहता। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेरी सास बहुत ही सख्त औरत थीं। अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थीं। सारी बहुओं पर दिन रात हुक्म चलाना और अपने काम करवाना, बस उनका यही काम था। इधर मेरा ये हाल था कि मैं एक नंबर की डरपोक थी। मेरी शिक्षा भी ज़्यादा नहीं थी, बस 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी। लेकिन माता पिता की असमय मौत के कारण मेरी मासी ने मुझे पाला था, इसलिए मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर बहुत कमी थी। और फिर जब आलोक की माँ ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी मासी ने फ़ौरन हाँ कर दी, ये देखे बिना कि उनका घर नहीं बल्कि पूरा अस्तबल था, जिसमें फैमिली में लोग जानवरों की तरह रहते थे। 4 कमरे थे, एक में सास ससुर, 2 में दोनों जेठ, एक स्टोर नुमा छोटा सा कमरा और था जिसमें मेरी ननद रहती थी। मेरे और आलोक के लिए तो बाहर हॉल में ही इधर उधर से पर्दा डालकर एक बेड डाल दिया गया था। घर में जब भी खाना पकता तो सब उस पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे लंगड़ बट रहा हो। मुझे तो कभी भरपेट खाना मिलता ही नहीं था, ऊपर से ताने और सुनने पड़ते। कहते कि तेरा पति कौन सी कमाई करता है, और जवाब में मुझसे यह भी नहीं कहा जाता कि तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आलोक 2 साल से बेरोजगार थे। बहुत ही मुश्किलों से उनका कनाडा का वीज़ा लगा था। हमारा एक बेटा था। और फिर जब कनाडा का वीज़ा आ गया तो आलोक विदा होते समय मुझे तसल्ली देने लगे कि वहाँ जाकर इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूँगा। बड़ा सा घर बनाऊँगा, एक गाड़ी लूँगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए। बड़े से घर में तुम रानी बनकर रहोगी, अपने सारे शौक पूरे करना। इधर ये प्लानिंग कर रहे थे आलोक और उधर सास और ननद छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। आलोक के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी सास चीखते हुए बोली थी कि तुझे पालकर इतना बड़ा कर दिया, अब पत्नी के ही सपने पूरे करेगा। माँ और बहन की तुझे कोई परवाह ही नहीं है। मैं तो अपनी सास की दहाड़ सुनकर एक तरफ को हो गई थी और उधर मेरी सास ने आलोक की खूब खबर ली थी। आलोक भी चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनते रहे। वो कभी भी अपनी माँ के सामने जबान नहीं खोलते थे। और फिर आलोक चले गए। उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी में सन्नाटा छा गया था। ये सन्नाटा सिर्फ मेरे दिल में था, बाकी घर का तो वही हाल था। सब अपनी अपनी मस्तियों में मस्त थे। घर में वही अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर पड़ा हुआ है तो कोई उधर, कहीं झूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं कपड़े, कहीं बिस्तर और कहीं इंसान। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आलोक की कोई खैर खबर नहीं थी। इधर मेरे देवर और उसके ससुराल वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि कब की मंगनी हो रखी है, जल्दी से जल्द शादी करो, नहीं तो हम अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर देंगे। मेरी सास ने मुझे जो पर्दे लगाकर कमरा दे रखा था उसे भी मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने आंखों में आंसू भरकर अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर आप मुझे यहाँ से भी निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। जिस पर मेरी सास ने कहा था कि बरामदा किस लिए है, सब यहाँ पड़े हैं, तू भी वहीं जाकर पड़ जा। सास ने बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया था। मैं क्या करती, आलोक की भी कोई खैर खबर नहीं थी। खामोशी से अपना बिस्तर बरामदे में लगा लिया। मुझे सिलाई करनी आती थी इसलिए अपना बोझ खुद उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सास के ताने सुनने पड़ते थे। मेरी वो मासी जिन्होंने मेरी शादी की थी और मुझे पाला पोसा था, उनकी भी मौत हो चुकी थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। घर में लगभग 20 से 22 लोग थे। सबका खाना मैं ही पकाती। सास, ननद, देवरानी, जेठानी आराम करती या इधर से उधर घूमने में निकाल देती थीं। एक दिन मेरे बेटे अंश को बुखार था, जिसकी वजह से मैं रोटी नहीं पका सकी। बस फिर क्या था, मेरे ऊपर कयामत आ गई। सास ने चीख चीख कर सारा आसमान सर पर उठा लिया था। मुफ्तखोर, हरामखोर, तुझे हम रोटी देते हैं और तू पकाकर भी नहीं खिला सकती। सास मुझे ताने दे रही थी। मैं सिलाई करके अपना ऊपर का खर्चा पूरा कर लेती थी। अंश के खर्चों के लिए परेशानी होती थी। जब मेरी सास ने इतना हंगामा खड़ा किया तो मुझसे भी बर्दाश्त ना हो सका। मैंने भी गुस्से में चीख कर कह दिया कि माँ जी, अंश को मैं अपने मायके से नहीं लाई थी। 22 आदमियों का खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ। आज अंश को बुखार था इसलिए रोटी नहीं पका सकी। लेकिन आपने तो मुझे ताने देना ही शुरू कर दिए। मेरा इतना बोलना ही गजब हो गया था।
मेरी सास ने एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। मुझसे जबान चलाती है। उस समय मेरे ससुर भी घर पर ही थे। उन्होंने भी मेरी बात सुन ली थी। मैं तो सभी की आंखों में वैसे ही खटकती थी और ये अच्छा मौका मिल गया था सबको मुझसे छुटकारा पाने का। और फिर सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जेठानी को तो और भी मौका मिल गया था। उसने मेरा बिस्तर और सामान घर से बाहर फेंक दिया। अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लिए मैं हैरान और परेशान सी खड़ी थी। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? कम से कम मेरा नहीं तो अंश का ही ख्याल कर लेते। ये तो इनका ही खून है। मैंने कुछ ज़रूरी सामान उठाया, अंश को गोद में लिया और रिक्शे में बैठकर बस स्टॉप के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में मेरे एक दूर पार के रिश्तेदार रहते थे। वहाँ पहुँची तो उन लोगों ने भी बहुत ही ठंडा स्वागत किया मेरा। रात हो चुकी थी और उन लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि मेरे पति को इस तरह किसी का घर में रहना पसंद नहीं। रात तो गुजार लो, लेकिन सुबह अपना इंतजाम कर लेना। यहाँ भी रात गुजारने के लिए मुझे बरामदा ही मिला था। उस रात बहुत ही तेज़ सर्दी थी और अपने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर मैं पूरी रात ठिठुरती रही थी। खाने के लिए भी बस ऐसे ही नाम मात्र के लिए पूछा था। मैंने भी मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि इन्हें मेरे बच्चे पर भी तरस नहीं आएगा और कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगी। मैंने रास्ते में एक दुकान से बिस्किट का एक पैकेट और कुछ खाने की चीज़ें ले ली थीं, जिन्हें खाकर ही मैं अपने बच्चे को लेकर बिस्तर में दुबक गई थी। वो तो अच्छा हुआ था कि चलते समय एक कंबल बैग में डाल लिया था। उसी कंबल से पूरी रात गुजार दी। नींद नहीं आ रही थी। सुबह के बारे में सोचती रही कि अब सुबह कहाँ जाऊंगी। हर अपने के बारे में सोच डाला, लेकिन कहीं भी सरल मिलती नज़र नहीं आती थी। मैं सोचती रही और रोती रही। इसी तरह रोते रोते आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो पहला ख्याल हंसिका दीदी का आया था। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी और वो यहीं दिल्ली में ही रहती थीं। दूर पार की रिश्तेदारी थी, करीब का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी वो मुझसे मिलती थीं तो बहुत ही अच्छे से पेश आती थीं। सुबह नहा धोकर मैंने अपना बिस्तर लपेटा। मेरे मेजबान के बच्चे उठ गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर हंसिका दीदी के घर आ गई। वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह मिली। मैंने अपने हालात उनको बताए तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगी, परेशान ना हो, यहाँ एक मकान खाली है, उसे किराए पर ले लेते हैं। कुछ पैसे तो हैं ना तुम्हारे पास? मैंने कहा, हाँ कुछ पैसे तो हैं, जो मैंने अपने कपड़ों की सिलाई से बचा कर रखे थे। इस तरह मेरी एक मुश्किल तो हल हो गई। दूसरी अच्छी बात यह थी कि मोहल्ले में ही गारमेंट का कारखाना था। हंसिका दीदी कहने लगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें वहाँ पर कोई काम मिल जाए। खाना खाने के बाद हंसिका दीदी मुझे मकान दिखाने ले गई, लेकिन वो तो पहले ही किराए पर उठ गया था। लेकिन एक और मकान खाली था जिसके मालिक कुछ सख्त मिजाज के थे। एक छोटा सा कमरा, किचन और वॉशरूम था, गुजारे लायक ही था। लेकिन इस समय मुझे ये छोटा सा मकान किसी महल से कम नहीं लग रहा था। इस मकान के आंगन में एक बेरी का पेड़ था। उस पेड़ ने पूरे आंगन को ढक रखा था, जिससे कि ये मकान और भी छोटा लगने लगा था। लेकिन फिर भी ये मकान मुझे पसंद आ गया। मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। फिर हंसिका दीदी ने कारखाने में बात कर ली। वहाँ मुझे सिलाई का काम मिल गया। मेरे रहने और खाने पीने की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। मैंने हंसिका दीदी को धन्यवाद किया। मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और उस घर में शिफ्ट हो गई। मेरा 3 साल का छोटा सा अंश मेरे सीने से दुबका जा रहा था। जो कुछ भी हो रहा था शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कमरे के एक कोने में बिस्तर बिछा दिया, ज़रूरी सामान की एक लिस्ट बनाई। सुबह से उसने मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसका चेहरा उतर गया था। मैंने कहा, अंशु बेटा, बस मैं अभी खाना बनाती हूँ। अंशु को मैंने गोद में लिया और कुछ ज़रूरी राशन वगैरह दुकान से ख़रीद लाई। अंश के लिए दूध भी लिया। घर आकर खाना बनाया। अंश को पहले थोड़ा सा खाना खिलाया और फिर उसको थोड़ा सा दूध दिया। जब सोने के लिए लेटे तो अंश ने अपनी तोतली ज़बान में कहा, मम्मी, क्या हम यहीं रहेंगे? अब दादी के घर नहीं जाएंगे? तो मेरा दिल कट कर रह गया था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। कोयले और लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि गैस सिलेंडर के पैसे भी मैं पूरे नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने अब मेरे पैसे कुछ बढ़ा दिए थे। लेकिन कपड़े सी सी कर मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता था। लेकिन जब पैसे मिलते तो सारी थकान दूर हो जाती। जब कोई शरीफ औरत अकेली होती है तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। मैं भी बहुत सावधान रहती थी। अक्सर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करती रहती। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं उनके साथ बातें करूं, हंसूं, बोलूं।
लेकिन मेरा दिमाग मुझे ऐसा करने से मना कर देता कि उनके घरों में मर्द हैं, जबकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। इसलिए मुझे सावधान रहना ही चाहिए। खाने पीने की और रहने की अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। दिन भर मेहनत करती थी तो शाम को पैसे भी हाथ आ जाते थे, जिससे कि खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। अंश को अच्छी खुराक मिल रही थी। ससुराल के जुल्मों से मुझे छुट्टी मिल गई थी। लेकिन रात को जब सोने के लिए लेटती थी तो तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। आलोक की बहुत याद आती थी। अंश भी बार बार पूछता कि मम्मी पापा कब आएंगे। तब मैं अंश को बहलाती कि अंशु बेटा, पापा आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गए हैं, अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े भी लेकर आएंगे। मैं उसे बहलाती रहती। समय गुजरता रहा और अब अंश 5 साल का हो गया। अब तो मैंने एक पास के ही स्कूल में अंश का दाखिला भी करवा दिया था। जिस दिन अंश का स्कूल में दाखिला हुआ था, मैं उस दिन बहुत रोई थी। उस दिन मुझे आलोक की बहुत याद आई थी। आलोक का घर यहाँ से बहुत दूर था। वहाँ जाना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि खतरे से खाली नहीं था। जिन लोगों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था तो उनसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। शुरू में 1-2 बार फ़ोन करके मैंने आलोक की खैर खबर लेनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे जान छुड़ाकर बहुत खुश हैं। उनके ठंडे रवैये से मैं समझ गई थी कि आलोक की उन्हें भी कोई खैर खबर नहीं है। मेरे घर के बराबर में एक औरत रहती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। कभी कभी मेरे घर आ जाती तो घर में रौनक हो जाती, या फिर मैं कभी कभी उसके घर चली जाती तो मेरा दिल बहल जाता। इस तरह थोड़ी जान पहचान हो गई थी। होली दिवाली हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। एक दिन दिल नहीं माना तो फिर मैं अपनी ससुराल चली ही गई। सोचा हो सकता है वहाँ जाकर ही आलोक की कोई खबर मिले। लेकिन एक दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला कि मेरे छोटे देवर ने दिवाली के अवसर पर घर में ढेर सारे पटाखे जमा कर रखे थे। इस दिवाली वो उन्हें बेचने वाला था। एक चिंगारी के छूटते ही उन पटाखों में और फिर जिसमें मेरे सास ससुर देवर देवरानियाँ जेठ जेठानियाँ उनके बच्चे समेत 10 लोगों की जान चली गई। कुछ बच्चे अपंग हो गए। घर छोटा था, लोग ज़्यादा थे जब तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये सब खबर मुझे मोहल्ले में पहुंचते ही मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर का गेट खटखटाया था। मेरे घर में अब मेरी एक ननद रहती थी और मेरे जेठ के कुछ बच्चे वगैरह रहते थे। लेकिन मेरी ननद ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर ही जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने मुझे घर के अंदर घुसने भी नहीं दिया। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। कई दिन तक इसी हादसे के बारे में सोच सोच कर दहशत होती रही। धीरे धीरे ज़िंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर भगवान ने मेरे ऊपर मुश्किलें तोड़ दी थीं। धीरे धीरे कारखाने में काम मिलना कम हो गया। काम कम मिलता तो पैसे भी कम मिलने लगे थे। मैं फिर परेशान रहने लगी। एक समय ऐसा भी आ गया कि जब काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, कारखाना अब बंद हो गया था। मेरे लिए परेशानी ही परेशानी थी। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े थे। इस हालत में मैं अंश के स्कूल की फ़ीस कैसे देती। अक्सर मेरी पड़ोसन कहती थी कि जिस मकान में मैं रहती हूँ इस पर भूत का साया है। उस औरत के मुताबिक इस मकान में वो किसी को खुश नहीं देख सकता। मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आने लगा, कहीं इस घर में रहने वाली उस आत्मा के कारण ही मेरे ऊपर ये परेशानियाँ तो नहीं आई। एक दिन मैंने सामने वाली आंटी से बातों ही बातों में पूछा, आंटी क्या यहाँ सच में कोई आत्मा रहती है? तो वो मुस्कुराकर खामोश हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया, यहाँ एक डाकू को मारा गया था। जब हमारी लाइन के मकान बन रहे थे तो यहाँ एक पुलिस केस हुआ था जिसमें एक डाकू मारा गया था। कहते हैं जिस घर में तुम अभी रह रही हो ये घर उस समय नया नया बन रहा था। वो डाकू इसी घर में आकर छुपा था और इसी घर में वो मारा गया था। लोग कहते हैं कि इस घर में उसकी आत्मा भटकती फिरती है। उस औरत की बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। एक तो रोजी रोटी की मुश्किल, ऊपर से अब ये आत्मा वाली बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। मैं इसी बातों पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आंटी ने मुझे जिस तरह ये कहानी बताई थी मुझे रातों को अब डर लगने लगा था। ऐसे ही डरते डरते मैंने कई दिन गुजार दिए थे। धीरे धीरे मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा था। एक दिन सुबह आटे के डिब्बे को झाड़कर एक मुट्ठी आटा निकल आया। दालों के डिब्बे देखे तो एक बड़ा सा चम्मच दाल निकली। मैंने आटे की एक छोटी सी रोटी पकाई और पतली सी दाल बनाई और वो मैंने अंश को खिला दी। लेकिन अब वो खुद भूखी ही रह गई। कुछ देर बाद मैंने उसे सुला दिया। दोपहर का समय था, अंशु सो रहा था और मैं परेशानी में घिरी थी कि अब वो आगे क्या करूं। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, तुझे मेरे छोटे से बच्चे की भूख दिखाई नहीं देती, मेरी कुछ तो परेशानी दूर कर।
जब मुझे घर से निकाला गया था तो तूने ही रात गुजारने के लिए जगह दी थी। तूने ही मेरा रहने का ठिकाना किया था, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया था। मेरे दिन बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे, लेकिन अब मुझ पर फिर से बुरा समय आ गया है। मेरे भगवान, अब फिर से तू ही मेरी सहायता कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थीं। जब आंसू सूख गए, गला दुख गया, तो मैं अब चुप हो गई। मैंने अंश की तरफ देखा। अंश अभी भी बेखबर सो रहा था। मैं बाहर आंगन में आ गई। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख की वजह से मेरे पेट में आग लगी हुई थी। किससे मांगूं? कोई भी मेरा अपना नहीं था। सामने वाली आंटी से भी 200 रुपये ले चुकी थी। मोहल्ले में जितने भी जान पहचान से थे, सबसे उधार ले चुकी थी। दूध वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया था। सूरत हाल बहुत ही डरावनी हो गई थी। मैंने आंगन में धनिया, पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था। एक कोने में कुछ आलू भी लगाए हुए थे। मैं यूं ही लकड़ी से मिट्टी खोदने लगी। शायद एक आध आलू निकल ही आए। कुछ समय पहले ही मैं सारे आलू निकाल चुकी थी। मैं ऐसे ही गीली मिट्टी को खोदने लगी कि तभी मुझे लकड़ी के नीचे कोई सख्त चीज़ महसूस हुई। मैंने और भी तेज़ी से खोदना शुरू किया तो मुझे किसी चीज़ के होने का एहसास हुआ। मेरा शक अब विश्वास में बदल गया था। ज़रूर मिट्टी के नीचे कुछ है। मैं जल्दी से भागकर किचन से चिमटा ले आई। रात से भूखी होने के बावजूद पता नहीं इस समय मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई थी। मैं जल्दी जल्दी मिट्टी को चिमटे से खोद रही थी। जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई तो मिट्टी के नीचे एक बक्सा नजर आया। बक्सा लगभग 4x4 साइज का था, जिसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। चारपाई पर चादर सूखने को रखी हुई थी। जल्दी से चादर हटाई और चारपाई घसीट कर उस जगह पर रखी कि कहीं कोई पड़ोस से ना आ जाए और उस गड्ढे को देख न ले। चारपाई के नीचे से होती हुई मैं गड्ढे में उतर गई। मैंने बॉक्स खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो ढेर सारे पैसों के गड्डियाँ, जेवरात वगैरह थे। मैं जल्दी से गड्ढे से बाहर निकली और कमरे से कपड़े का थैला ले आई और सो बॉक्स की तमाम चीज़ें उसमें भरकर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके मैंने उसके ऊपर दोबारा अच्छे से मिट्टी जमा दी। इस पूरे काम में लगभग 1-2 घंटा लग गया था। दिन के 3 बज रहे थे। मेरी सांस फूल गई थी और चेहरा लाल हो गया था। मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि अब मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। सोचने लगी, अब सबसे पहले क्या करूं? क्या लोगों का कर्जा वापस करूं जिससे कि कोई दरवाजे पर ना आए? तभी दूध वाले ने गेट खटखटाया। कहने लगा, उधार के पैसे दे दो। मैं 1000 रुपये लेकर और दूध का बर्तन लेकर गेट पर पहुंची। बर्तन देखते ही दूध वाले ने कहा कि पहले पुराना चुकता करो, उसके बाद दूध दूंगा। अगले ही पल मैंने 1000 रुपये उसकी तरफ बढ़ा दिए। पैसों ने जादू का काम किया। दूध वाले की आवाज़ में नरमी उतर आई। कहने लगा, कितना दूध चाहिए? आज के लिए दूध लेकर मैंने उसका सारा उधार चुकता कर दिया और उसे अब और दूध देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पैसे न होने पर उसने मेरे साथ जिस तरह का रवैया रखा था, मुझे उस दूध वाले से चिढ़ हो गई थी। उसके बाद घर के सामने वालों का कर्जा उतारा। शाम को मकान मालकिन मेरे घर आई। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं। मैंने कहा, नमस्ते आंटी, लेकिन उसने मेरे नमस्ते का कोई रिप्लाई नहीं दिया। गुस्से से बोली, मेरा 2 महीने का किराया हो गया है, कब दोगी? हालांकि आंटी से मेरी अच्छी हाय हेलो थी। मैंने अब तक उनका सारा किराया टाइम पर दे दिया था, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने कहा, जी आंटी, आपका किराया 2 महीने का हो गया है। मेरी बात सुनते ही गुस्से से कहने लगी, ये तो मुझे भी पता है कि 2 महीने का किराया हो गया है, लेकिन कब देगी? अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे घर का ज़रूरी सामान रखकर तुझे घर से बाहर कर दूंगी। मैं तुझे फ्री में नहीं रख सकती। मैंने कहा, नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठें, मैं आपके पैसे अभी लाती हूँ। मैंने उनके 2 महीने के किराए के पैसे लाकर आंटी के हाथ पर रख दिए। आंटी जिस तरह मुझसे बातें कर रही थीं, अंश ये देखकर डर गया था और रोने लगा था। उनके जाने के बाद मैंने जैसे तैसे अंश को चुप करवाया। अंश कहने लगा, मम्मी, हमारे घर में अब खाना ख़त्म हो गया है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए सब लोग हमसे लड़ाई करते हैं। मैंने अंश के आंसू साफ किए और कहा, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं उसे लेकर किचन में आ गई। मैंने उसे दूध और ब्रेड दी, खुद भी थोड़ी सी खाई। सुबह से पेट में कुछ नहीं गया था। अब पेट में खाना गया तो मेरे होश कुछ ठिकाने आए थे। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैं एक अकेली बेबस मजबूर औरत थी। अगर किसी को जरा भी शक हो जाता कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो न जाने मेरे साथ क्या होता। मैंने सोचा कि मैं अपनी गरीबी का रोना ऐसे ही जारी रखूंगी। ऐसे लोग मुझसे दूर भागेंगे और मेरे घर ज़्यादा आना जाना नहीं करेंगे। अपना खर्चा उसी हिसाब से मैं कम कम करने लगी थी। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती थी, जिससे कि लोगों को शक न हो जाए। मैंने सारा खजाना खोलकर देखा। लाखों के रुपये थे, सोने चांदी के जेवर अलग।
खजाने को देखकर लगता था ये उसी डाकू का माल है जो इस घर में पुलिस के मुकाबले में मारा गया था। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने मोहल्ले में जान पहचान वालों से कह रखा था कि कनाडा में मेरे पति की अब नौकरी लग गई है और वो मुझे पैसे भेजने लगे हैं जिससे कि उन लोगों को मुझ पर शक न हो। लेकिन फिर भी रात को मुझे डर लगा रहता कि कहीं घर में चोरी न हो जाए। मैं बार बार खजाने को देखती, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। अंश को स्कूल छोड़कर घर के कामों में लग जाती। सफाई करना, खाना बनाना, अंश को स्कूल से लेकर आना, इसी तरह पूरा दिन बीत जाता था। एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले के कोने वाले घर से एक औरत थी जो एक दिन अपनी बहन के साथ मुझसे अपना कर्जा लेने आई थी। उस दिन मुझसे कितना लड़ी थी। मैंने उसे वहीं आंगन में बिठा दिया। आज तो बहुत ही खुश होकर बात कर रही थी। कहने लगी, और सुनाओ, क्या हालचाल है? आजकल तुम्हारा खर्चा कैसा चल रहा है? उसने अपनी आंखें घुमा घुमा कर पूछा। मैंने कहा, अच्छा चल रहा है। कहने लगी, आजकल अगर कहीं काम पर नहीं जाती हो तो फिर पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने छोटा सा जवाब दिया कि मेरे पति की नौकरी लग गई है, वही पैसे भेज देते हैं। कहने लगी, अगर पैसे की तंगी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा एक बहुत ही अच्छी जगह काम लगवा दूंगी। कोठियों पर काम करना है और तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, जल्दी ही काम मिल जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, काम से और खूबसूरती से क्या लेना देना? कहने लगी कि एक कोठी है, उसके मालिक को एक खूबसूरत लड़की चाहिए काम करने के लिए। तुम तो समझ रही हो ना मेरी बात। देखो, इतनी गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रही हो, तुम्हारे पति को भी तुम्हारी परवाह नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी पर तुम्हारा भी हक है। उसे ऐशो आराम से गुजारो, अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाओ। उस औरत की बात सुनकर मेरा खून खौल गया। जी चाहा कि उसे एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मेरी अकल ने ऐसा करने से रोक दिया। मैंने गुस्से से कहा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा कभी मेरे घर की तरफ मत आना। उस औरत के जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। आलोक की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं चुपचाप अंश को लेकर कमरे में बंद हो गई। रात का समय था। मैं अंश को सीने से लगाए सोने की कोशिश करने लगी। आंखों से आंसू अब भी जारी थे। रात के 12 बजे के समय था कि मेरे दरवाजे पर खटखट ने मेरा दिल काँप उठा था। पता नहीं रात के इस समय कौन था। मैं डरते डरते बाहर निकली, मेन गेट पर आई और बोली, कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मेरा दिल अब डर के मारे कांपने लगा। मेरे दोबारा पूछने पर एक मर्द की आवाज़ आई। वो मेरे मकान मालिक थे। कहने लगे, बेटा, तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, चलकर एक बार उन्हें देख लो। मेरा मकान मालिक कोई 55 साल का बूढ़ा आदमी था। मैं सोचने लगी, अगर आंटी बीमार हैं तो मुझे उन्हें चलकर देखना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले में मेरे अलावा तो कोई उन्हें देखने जाने वाला नहीं था, क्योंकि वो थोड़े सख्त टाइप के थे। कोई भी उनके घर जाना पसंद नहीं करता था। और फिर यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैंने उस बूढ़े मकान मालिक पर विश्वास करके गेट खोल दिया। मेरा गेट खोलना था कि उस बूढ़े ने मेरा मुंह दबाकर मुझे घर के अंदर खींच लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं झटपटाने लगी, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, तुम मुझे खुश कर दो, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँगा। ऐसे कब तक तरस तरस कर ज़िंदगी गुजारोगी? उसने मेरा मुंह दबा रखा था। मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। उसे छूटने की कोशिश में उस बूढ़े के हाथ से एक बार मैं छूटकर नीचे गिरी। मेरे हाथ में एक मोटा डंडा आ गया जो मैंने उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से बिलबिलाता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं जल्दी से भागती हुई अंदर कमरे में गई। जल्दी से अंश को उठाया, खजाने का थैला पकड़ा और भागती हुई कमरे के पीछे दरवाजे से निकल गई। मुझे अपने पीछे उस बूढ़े के भागने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं बेतहाशा भागती चली जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। अब मैं बड़ी सी चौड़ी सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मेरा दम उखड़ने लगा था। अंश अब भी मेरे साथ था, लेकिन वो ज़्यादा भाग नहीं सकता था। अंश बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब मैं एक तेज़ रोशनी वाली सड़क पर पहुंच गई थी। मैं एक तरफ को होकर बैठ गई। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे पास अब वो नहीं आ पाएगा। मैं अपनी सांसें बहाल करने लगी। डर लग रहा था कि पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे उस थैले की भी चिंता थी। मुझे नहीं लगता था कि अब वो मेरे पास ज़्यादा समय तक रह पाएगा, क्योंकि अब तो मुझे मेरी इज्जत बचानी ही मुश्किल थी। अभी मैं बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी कि तभी पीछे से किसी ने कंधे पर मेरे हाथ रखा था। मैं डर के मारे एकदम मुड़ी। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक गई थी। मेरे सामने तो आलोक खड़े थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर आलोक को देख रही थी, और जब विश्वास हो गया कि आलोक ही हैं तो मैं चीख मार कर आलोक के सीने से लग गई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आसपास कुछ लोग भी जमा हो गए थे।
आलोक ने मुझे जैसे तैसे चुप करवाया था। अंश भी हैरान हुआ था। मेरे पास आया। उसको समझ आ गया कि ये मेरे पापा हैं। जिस समय आलोक हमें छोड़कर गए थे, अंश बहुत छोटा था, लेकिन उसको फिर भी अपने पापा का चेहरा याद था। जैसे ही उसने अपने पापा को पहचाना तो पापा की गोद में चढ़ गया। अंश भी रोने लगा था। हम दोनों को रोता देखकर आलोक भी रोने लगे थे। हम तीनों चुप हुए तो आलोक ने उसी समय कमरा किराए पर लिया और हम दोनों माँ बेटे को लेकर उस किराए के कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद में आलोक ने मुझे बताया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो लोग मुझे लेकर गए थे वो गलत लोग निकले थे। उन्होंने मुझसे गलत काम करवाए, मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए। जैसे तैसे करके मैं उनकी पकड़ से छूटा और भागते हुए यहाँ इंडिया आया। लेकिन घर गया तो पता चला कि वहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पत्नी और बच्चे को घर से निकाल दिया था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ दिल्ली में काम के सिलसिले में आया था, लेकिन आज देखो किस्मत ने मुझे तुमसे मिलवा ही दिया। तुम मुझे अचानक मिल गई। आज मैं अपने भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिला दिया। मैं भी आलोक के घुटने पर सर रखे हुए थी। फिर मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे मुसीबत में मैंने अपने ये दिन काटे हैं। मैंने खजाने वाली बात भी आलोक को बताई। आलोक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो सबसे पहले आलोक ने जो काम किया वो ये था कि उसने एक घर तलाश किया और एक अच्छा सा घर लिया और फिर आलोक ने बचे हुए पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पैसे की बारिश होने लगी। आलोक ने एक अस्पताल बनवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति आलोक अब मेरे पास था। मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।